हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा न्यू रिलीजम, यानी कि नव यथार्थवाद। तो ये जो वीडियो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, तो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला रहेगा इंट्रोडक्शन। पहले पार्ट में हमारा जो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम इंट्रोडक्शन और कैथन वर्टिस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि न्यू रिलीजम क्या है। और जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम समझेंगे कि थॉमस स्केलिंग के द्वारा जो स्ट्रेटेजिक जो रिलीजम सिद्धांत दिया गया, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हम सबसे पहले जो क्या है समझ लेते हैं कि जो न्यू रिलीजम है वो है क्या, यानी कि कहते किसे, कि इसकी जो विचारधारा है वो कब, तो 1970 के दशक में केथन वेल्डेस और थॉमस सेलिंग जैसे दो विद्वानों ने यथार्थवाद को नई जो शाखाएं दी थी, उसी जिसमें कि क्या है, तो वोल्टेज ने न्यू रिलीजन यानी कि न्यू रिलीजन थ्योरी और जो स्टैटिक्स थ्योरी ऑफ सेलिंग के द्वारा दी गई है, इसे मिलकर के क्या बना है, तो हमारा न्यू रिलीजन बना है। जो कि क्या करता है कि यथार्थवाद में एक न्यू चेंजेस लाने की बात करता है, यानी कि यथार्थवाद को संशोधित करने की बात करता है। जो कि जैसे कि जो हमारा यूथिडाइस, मैकियावेली, हॉबिस और मार्गेंथो जैसे जो लेखक ने समझाया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 1970 के दशक में जो दो स्कॉलर्स यानी कि कैथन वेल्टस और थॉमस स्केलिंग के द्वारा जो न्यू रिलीजन की जो थ्योरी दी गई है, तो उसने क्या किया कि जो पुराने जो स्कॉलर्स की जो यथार्थवाद की थ्योरी है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, तो चेंज करने की मांग की गई है अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें रॉबर्ट जैक्सन और जो जॉर्ज सोरेनसन द्वारा किया गया, तो अभिव्यक्त किया गया है, उनके अनुसार क्या है, जो पारंपरिक यथार्थवाद को पहले के विचारकों के जो शास्त्रीय यथार्थवाद और जो मार्गेंथु के जो नव यथार्थवाद में विभाजित किया गया। हालांकि हमें क्या करना है कि इस भेद से हमें क्या है, तो बचना होगा और पारंपरिक जो हमारा पारंपरिक जो शास्त्रीय यथार्थवाद को एक श्रेणी में रखा जाएगा। और जो नव यथार्थवाद है, जिसे हम क्या कहते हैं, या जो हमारा रणनीतिक यथार्थवाद को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें इस यानी कि ये जो भेद है, यानी कि जो न्यू रिलीजम और जो ओल्ड यानी कि रिलीजम और जो न्यू रिलीजम है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो डिफरेंसेस है उससे हमें क्या करना है, तो बचना है कि जो हमारा न्यू रिलीजम है वो एक अलग श्रेणी में है और जो रिलीजम है वो एक अलग श्रेणी में है। तो पहले हमें क्या करना है, इससे हमें बचना है। क्यों? क्योंकि जो रिलीजम का जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा से क्या रहा है, तो वो सत्ता ही रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो इस भेद से हमें बचना है। जैसे कि जब हम बात करें 20वीं सदी में, तो 20वीं सदी के जो यथार्थवादियों द्वारा क्या है, तो अपनाए गए विभिन्न क्या है, तो उनके अपने अपने दृष्टिकोण थे। जैसे कि हम बात करें कि सत्ता क्या है, सत्ता न केवल राजनीतिक जीवन का एक तथ्य सामर्थ्य, बल्कि वो क्या है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी को भी मानता है, यानी कि माना जाता है। शक्ति संतुलन न केवल क्या करता है, विश्व राजनीति का एक तथ्य, बल्कि वे क्या करता है, बल्कि यह एक बुनियादी मूल्य है। शास्त्रीय यथार्थवाद के लिए क्या, शक्ति संतुलन एक वंशीय संस्था है, यानी कि एक डिसिपियर इंस्टीट्यूशन है, जिसमें क्या करता है, इसके लिए वो क्या करता है, प्रयास करना एक अच्छी बात है, क्योंकि यह किसी भी एक महान शक्ति द्वारा अध्यापित को रोकता है। कहने का मतलब है ये जो शक्ति संतुलन है वो क्या है, एक डिसअपियर यानी कि हमारा डिसरेबल इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो शक्ति संतुलन में जो सैन्य क्षमता है उसमें कहा गया कि इसको बढ़ाना क्या करना, एक अच्छा सा प्रयास इसमें बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, शक्ति संतुलन के कारण क्या है, विश्व स्तर पर जो भी शक्तिशाली राष्ट्र है, यानी कि जो भी शक्तिशाली कंट्री है, उसकी क्या है, तो उसकी जो विस्तारवाद की नीति है, तो उसको ये क्या करता है, तो शक्ति संतुलन रोकने का काम करता है। सभी यथार्थवादियों के लिए ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बुनियादी मूल्य है। कहने का मतलब है जिन लोगों ने भी जो यथार्थवाद की जो सिद्धांत दिया है, थ्योरी दिया है, तो उसमें क्या है, जो शक्ति संतुलन है उसमें उन्होंने क्या किया, जो अंतर यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो शांति है और जो अपनी आत्मरक्षा यानी कि जो अपनी सुरक्षा है, तो उसके लिए क्या है, तो शक्ति संतुलन को क्या है, तो मूल्य सबसे मतलब मूल्य कायम के रूप में उन्हें माना है।
जब हम बात करते हैं कि नए नव यथार्थवाद यानी कि नए न्यू रिलीजन में, तो उसकी क्या है, तो विचारकों के जो रूढ़िवादी या जो पारंपरिक यथार्थवाद है उनके मूल सिद्धांत को क्या करने की बात की है, तो संशोधन यानी कि चेंजेस के साथ उसको अपनाया है। कहने का मतलब है कि जो न्यू रिलीजन है, जो नव यथार्थवाद की जो अवधारणा है, उसको क्या है, जो पुरानी विचार यानी कि जो पुरानी विचारधारा की जो यथार्थवाद की जो पुरानी विचारधारा है उसको क्या कर रखा है, तो कुछ हद तक चेंज करके इसी को अपना लिया गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, तो न्यू रिलीजन यानी कि नव यथार्थवाद के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि जब हम अध्ययन करेंगे कि 1970 के दशक से विकसित हुई यथार्थवाद की क्या है, तो दो पहलुओं पर हम इसमें चर्चा करेंगे। पहला क्या है कि ये थॉमस स्केलिंग का जो रणनीतिक यथार्थवाद और केथिन वोल्टेज का रचनात्मक या नव यथार्थवाद के रूप में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो हमारे केथिन वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग जो है नव यथार्थवाद है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो केथिन वोल्टेज के अनुसार ने जो अपनी नव यथार्थवाद की जो सिद्धांत की थ्योरी दी है, उन्होंने उसमें क्या कहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वह एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि जो शक्ति संबंध यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि ये कहता है कि जो शक्ति अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है, जिसमें कि जिसके कारण क्या होता है, जो सबसे पहले क्या केथिन वोल्टेज ने 1779 में क्या कर रखा है, तो कि अपनी पुस्तक जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, तो शक्ति क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण रखता यानी कि इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है। जिसमें क्या है कि जो हम नव यथार्थवाद की बात करते हैं उनके अनुसार, तो नव यथार्थवाद के साथ साथ नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय संबंध को क्या कहते हैं, दो प्रभावी समकालीन दृष्टिकोण में से एक माना जाता है। यह दो दृष्टिकोण पिछले 3 दशकों से अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पर क्या कहा है, तो हावी हमेशा रहा है। उसमें जैसे कि हम बात करें कि जो नव यथार्थवाद उत्तरी अमेरिका राजनीति विज्ञान से उभर कर आया है और इसे E.H. कार्ल, हंस मार्गेंटू और रिंडोल्फ नीबू ने शास्त्रीय यथार्थवाद परंपरा को क्या क्या पूर्ण यानी कि पुनर्निर्मित करने का काम उनके द्वारा क्या है, तो किया गया है। अगर जब हम बात करें कि जो नव यथार्थवाद है वो क्या करता है कि रक्षात्मक और आक्रामक यथार्थवाद में विभाजित किया गया है, यानी कि जो हमारा न्यू रिलीजन है उसको क्या कर रखा है, तो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि जो पहले हम इसकी जो मूल है यानी कि जो हम इसके जो मूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, जो नव यथार्थवाद को जो क्या है शास्त्रीय जो शास्त्रीय यथार्थवाद पर हंस मार्गेंटू लेखक से एक वैचारिक प्रधान के रूप में क्या है, किस रूप में समझा जाता है। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे कि जो हमारा न्यू रिलीजन है, कि जो हमारा नव यथार्थवाद है उसको शास्त्रीय यथार्थवाद पर जैसे हंस राज मार्गेंटू के जो लेख है यानी कि जो हंस राज मार्गेंटू ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं वो यथार्थवाद के संदर्भ में, तो उससे एक क्या है वैचारिक प्रस्थान के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद ने जो मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निर्माण को एक मानवीय प्रकृति पर आधारित बताया है और इसलिए इसके अनुसार क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो क्या है, विश्व के बड़े राजनेताओं के अहंकार और अभाव का अधीन माना जाता है यानी कि अधीन है। इसी के विपरीत जो हमारा न्यू रिलीजन है यानी कि जब हम इसी के विपरीत जब हम अपने नव यथार्थवाद की जो विचारक का यह प्रस्ताव है यानी कि नव यथार्थवाद के द्वारा जिन्होंने भी ये नव यथार्थवाद की जो विचारधारा दी है उनका यह प्रस्ताव है कि जो रचनात्मक बाधाएं हैं वो क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में व्यवहार का निर्धारण करती है, ना कि रणनीति अहंकार या प्रेरणा का। जैसे कि जॉन माइसरसाइन ने अपनी पुस्तक में द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या लिखा है, आक्रामक यथार्थवाद के विवरण को लेकर अपने मार्गेंटू के विचार में महत्वपूर्ण अंतर बताया है, जो कि हमने क्या किया, तो कल के ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जो यथार्थवाद है वो क्या है, तो दो भागों में बांटा हुआ है। पहला क्या था हमारा आक्रामक यथार्थवाद और दूसरा क्या था रक्षात्मक यथार्थवाद।
तो उसी के अनुसार अगर हम बात करें इसके सिद्धांत की, तो जैसे कि हमारे जो अगर हम बात करें इसके सिद्धांत की, तो क्या है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू किसके बात करें, तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन कैनर के अनुसार जब हम बात करें, तो जो यथार्थवाद है हमारा वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक क्या है, वो हमेशा से एक सिद्धांत रहा है। यह अलग अलग राज्यों के व्यवहार और समग्र रूप से प्रणाली की विशेषताओं दोनों को समझने के लिए क्या करता है, तो यह एक हमेशा से प्रयास रहा। यथार्थवाद के लिए क्या है, ऐसे यथार्थवाद के लिए दिया गया जो ऑटोलॉजिकल तर्क है वो यह है कि संप्रभु राज्य अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के संवैधानिक घटक है जो संप्रभु क्षेत्र पर नियंत्रण पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगर हम यहीं पे उसके आगे बात करें, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है यानी कि वो क्या है, हमारा एक आरजक है, यह स्वयं सहायता प्रणाली है, कोई उच्च प्राधिकारी इसमें नहीं है जो राज्य के व्यवहार को बाधित या नियंत्रित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है, वो एक हमारा क्या है, एक आरजक है। यहाँ क्या है, यहाँ एक स्वयं सहायता प्रणाली है जो कि क्या करता है, यह एक ऐसी मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, खुद की सहायता करता है। कोई हायर अथॉरिटी या कोई भी हायर इसका अथॉरिटी हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है जो राज्य के व्यवहार को क्या करता है, बाधित यानी कि कंट्रोल कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है। इसमें ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जो भी संप्रभु राज्य है वो तर्क संगत क्या है, जैसे कि तर्क संगत आत्म प्राप्त करता अभिनेता है। यदि विशेष रूप से ये नहीं तो संक्षेप लाभ से संबंधित है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा अराजक वातावरण में कार्य करना चाहिए जिसमें उनकी सुरक्षा और भलाई अतः बाहरी खतरों के खिलाफ अपने स्वयं के संसाधनों को जुटाने के लिए उनकी क्षमता पर निर्भर हमेशा से करता रहा या हमेशा करता है। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये कहने के वो कह रहा है, यदि कोई इसमें क्या है, जो भी जो राज्य है वो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने लाभ से क्या है, लाभ से संबंधित है। कोई भी राज्य कोई जो भी कार्य करता है वो पहले क्या करता है, अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने काम करता है। क्योंकि यह एक जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था वो एक ऐसा संस्था है जहाँ पे क्या अराजक का वातावरण है और हमें ऐसे ही वातावरण में एक राज्य को काम करने की जरूरत, मतलब ऐसे ही राज्य में वो क्या करता है, एक कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, तो जो राज्य है यानी कि कोई भी जो संप्रभु राष्ट्र है वो अपने लाभ से संबंधित रहता है और उसी से लाभ से संबंधित वो काम करता है, जिसमें उसकी क्या है, या तो उसकी सुरक्षा और भलाई रहती है, जैसे कि बाहरी खतरों के खिलाफ ही अपने स्वयं संसाधनों को जुटाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी राज्य है वो क्या करता है, तो पहले तो अपने लाभ से संबंधित कार्य करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपनी सुरक्षा और अपनी भलाई के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा, बिना किसी बाहरी ताकतों के खिलाफ यानी किसी बिना बाहरी खतरों के खिलाफ में गए हुए वो क्या करेगा, अपने संसाधनों को जुटाने, वो अपने संसाधनों को जुटाएगा और वो अपने संसाधनों को जुटाने के लिए अपनी क्षमता पर वो क्या करेगा, निर्भर रहेगा। यानी कि वो जो भी संसाधन को जुटाएगा तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो अपनी क्षमता के निर्भर पर वो संसाधनों को जुटाएगा। वहीं पे अगर हम इस प्रकार अगर हम कैनर अब नव यथार्थवाद एक संक्षिप्त लेकिन सटीक विवरण देता है, यानी कि यहाँ पे जो है कैगनर ने क्या किया है, एक नव यथार्थवाद का क्या कर रखा है, एक यानी कि जो न्यू रिलीजन है उसको एक क्या कर रखा है, संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब उनके द्वारा एक संक्षिप्त वर्णन किया गया है। जैसे कि जो वर्चिल है इसे यथार्थवाद परंपरा का क्या कहते हैं, आधुनिक रूप भी कहते हैं, इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, केर और मार्गेंथु ने किया है, जो कि हमने चैप्टर 2 में देख रखा है। यह आंशिक रूप से क्या है, अतिरिक्त विश्व दृष्टिकोण से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब था और जो आंशिक रूप से जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो वो द्विध्रुवीय और जो व्यवस्थित कारणों में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण कथन के रूप में भी था। तो अगर हम अब बात करें, अगर हम अकॉर्डिंग टू जो रॉबर्ट क्लिपिन और स्टेफन क्रेंसर के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो एक ऐसी दुनिया में राज्य के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करने की मांग की थी जो कि क्या है,
कि धार्मिक समूहों, बहुराष्ट्रीय नियमों जैसे कि इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल जो लॉ होते हैं वो जो कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारी जो होते हैं और जो गैर सरकार संगठन होते हैं जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं, उनके अनुसार क्या था कि जैसे नियमों के प्रभाव में तेजी से आ रही है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो आईजीओ यानी कि एनजीओ हो गया और गैर सरकारी संगठन हो गया, इनकी जैसे नियमों में क्या है तेजी से प्रभाव पड़ते जा रहा है। कैथरीन वेल्टर्स का जो नव यथार्थवाद विचारधारा है वो क्या है कि पारंपरिक यथार्थवाद की जो आलोचना और क्या है सैद्धांतिक परंपरा का क्या है कि पर्याप्त बौद्धिक विस्तार दोनों है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे कैथरीन के अनुसार जो नव यथार्थवाद की जो विचारधारा दी गई है उसमें क्या है कि जो यथार्थवाद की आलोचना और सैद्धांतिक जो परंपरा की जो पर्याप्त बौद्धिक विस्तार है वो दोनों इसमें शामिल है, जो कि क्या करता है विश्व राजनीति में तेजी से बदलाव से आगे बढ़ने के खतरे में था। अगर वहीं पे हम बात करें जैसे कि माइकल निकोलस कहते हैं कि जो संरचनात्मक यथार्थवाद है वो उसमें तर्क देते हुए वो कहते हैं कि राज्य, शक्ति और सुरक्षा क्या है शास्त्रीय यथार्थवाद के साथ ही क्या है केंद्र पे रहा है। यानी कि हम माइकल निकोलस के अकॉर्डिंग बात करें जो हमारा जो न्यू रिलीजम है वो क्या है, जो हमारे स्ट्रक्चर जो हमारा रिलीजम है यानी कि वो संरचनात्मक यथार्थवाद है, उसके तर्क में कहते हैं कि कोई भी जो अगर कोई स्टेट है वो क्या स्टेट हो, जैसे कि स्टेट हो गया, स्टेट की शक्ति और स्टेट का जो सुरक्षा है वो क्या है शास्त्रीय यथार्थवाद का हमेशा से क्या रहा मेजर सेंटर रहा है। यानी कि ये हमेशा से क्या है क्लासिक मतलब ये हमेशा से एक प्रमुख सेंटर रहा है। हालांकि जो आर्थिक अभिनेताओं के महत्व को भी इसमें पहचानते हैं, हालांकि ये क्या है आर्थिक अभिनेता तथा अंतः राज्य के अधीन हमेशा से रहा है। ये किसके अनुसार कहा जा रहा है, तो ये जो हमारे माइकल निकोलस है उनके द्वारा ये कहा गया है। अगर हम इसी में आगे देखें तो इस प्रकार जो निकोलस है वो उद्घोष करने के लिए भी राज्य को सत्ता का पीछा कर रहे हैं। यानी कि निकोलस ने आगे कहा है कि जो भी राज्य है वो क्या करता है, तो सभी राज्य क्या करता है सत्ता के लिए क्या करता है सत्ता का पीछा करता रहता है, जिस स्थिति में किसी दिए गए राज्य को रखा जाता है वह मोटे तौर पर यह निर्धारित करता है कि उसे किस प्रकार की नीतियों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार की नीतियों का पालन करना नहीं चाहिए। इसे पसंद की बहुत कम स्वतंत्रता है और वह बड़े शक्तिशाली राज्यों के साथ साथ क्या करते हैं छोटे राज्यों पर भी लागू हो जाता है। तो ये सब ये जो सिद्धांत दिया गया है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, तो माइकल निकोलस के द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं। वहीं पे अगर हम वेल्टर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वेल्टर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने क्या कर रखा है, जो वेल्टर्स ने मौलिक रूप से क्या कर रखा है संशोधित यथार्थवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब है जो कि हमारे जो नव यथार्थवाद का जो सिद्धांत दिया गया है कैथरीन वेल्टर्स के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया है, तो जो भी यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसमें उन्होंने बदलाव करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जिसके कारण हम क्या कह रहे हैं उनकी विचारधारा को नव यथार्थवाद की विचारधारा कह रहे हैं। यह जो नव यथार्थवाद की जो सिद्धांत है इस धारणा पर आधारित है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो क्या वो अनिवार्य रूप से क्या है एक अराजक है और ऐसी अराजक व्यवस्था में क्या है राज्य मुख्य रूप से क्या करता है अपने अस्तित्व में रुचि रखता है। कहने का मतलब है उन्होंने जो नव यथार्थवाद में जो संशोधित करके जो अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है यानी कि जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक क्या है एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हमेशा क्या देखने को मिलती है एक अराजक यानी कि असहयोग जैसी व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसमें क्या है कि हर एक राज्य का जो प्रमुख रूप से जो मेन मकसद रहता है जो रुचि रहता है वो किसमें रहता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने में उसकी रुचि रहती है। अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है राज्य अपने शक्ति को विशेष रूप से क्या करता है अपने सैन्य क्षमता को अधिकतम बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये भी किसके द्वारा कहा गया है, तो कैथरीन वेल्टर्स के अनुसार इन्होंने नव यथार्थवाद के सिद्धांत में इन्होंने ऐसा
कहा है। अगर हम बात करें कि इसलिए जो राज्य है वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति को एक प्रमुख स्थान हासिल कराने के लिए अधिकतम करने की इच्छा राजनीतिक संबंधों और जो संघर्ष स्थानों की अस्थायी रूप से बन जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कैथन है, मतलब कैथन वोल्टेज है, वो कहते हैं कि जब राज्य अपनी सुरक्षा में रुचि रखने लगता है तो वो क्या करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है, वो अपनी शक्ति, अपने सैन्य ताकतों को बढ़ाने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उस पर क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो ये जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसके कारण से क्या होता है कि जो संघर्ष की स्थिति है वो हमेशा विशेष रूप, यानी कि विशेष रूप से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमेशा संघर्ष की स्थिति को बनाए रखती है। ऐसी दुनिया में जो राज्य के बीच में क्या होता है, एक असहयोग निश्चित हो जाता है। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जब एक राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करती है, अपने सैन्य क्षमता को जब बढ़ाना शुरू करती है तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें सहयोग है, यानी कि जो कॉर्पोरेट है, वो क्या होता है, हमें एकदम जीरो स्तर पर देखने को मिलता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे आज के टाइम पे बात करें, जैसे कि रसिया और जो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, तो वो क्या है कि यूक्रेन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या कर रहा है, रसिया से वॉर कर रहा है, यानी कि युद्ध लड़ रहा है। तो इसके कारण क्या है कि अगर आज के टाइम पे जो जो चल रहा है, इसमें क्या है, दो स्थिति को इसने उत्पन्न किया है। पहला क्या है, एक वो जो है अपने सैन्य, आज जो हमारा यूक्रेन है वो क्या करेगा, अब अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या है कि रसिया और जो यूक्रेन है उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें हमें क्या है, जो उन दोनों की कंट्री के बीच में जो अब सहयोग है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो सहयोग की स्थिति है वो हमें क्या है, ना के बराबर देखने को मिलती है। तो यहीं पे क्या है, जो कैथन वोल्टेज के अनुसार कहा गया है कि जब भी राज्य अपनी सुरक्षा में रुचि रखने लगता है, अपने अस्तित्व में रुचि रखने लगता है, तो वो क्या करता है, तो अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, विश्व स्तर पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और वो संघर्ष की स्थिति क्या करती है, राज्यों के बीच में सहयोग को ना के बराबर ला करके रख देती है। कैथन वेल्टस ने आगे कहा कि जो यथार्थवाद है, यथार्थ मतलब वेल्टस कैथन ने क्या किया, यथार्थवाद को फिर से जीवित किया, यानी कि जो यथार्थवाद की जो विचारधारा है उनके वो कैथन वेल्टस के द्वारा नव यथार्थवाद के रूप में क्या किया है, तो फिर से जीवित, यानी कि फिर से उसका प्रचार कर, मतलब उसको जीवित, यानी जीवित करते हुए देखते हैं, यानी कि जीवित करते हुए हम देख सकते हैं। इसे एक नई पहचान और एक नया आत्मविश्वास दिया है। यानी कि जो कैथन है उनके अनुसार क्या है, इन्होंने अपने इस विचारधारा को, अपने इस नव रिलीजन थ्योरी को क्या है, तो एक नई पहचान और एक नया आत्मविश्वास के रूप में दिया। यानी कि इन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी में नव यथार्थवाद की जो विचारधारा दी है, इसमें क्या है, तो इन्होंने इसको जो राज्य अपनी आत्मरक्षा यानी कि अपनी सुरक्षा में जो रुचि रखते हुए इन्होंने बताया है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, तो इसे एक नई पहचान और एक नया आत्मविश्वास का नाम दिया है। लेकिन इस नई पहचान को जल्द ही रॉबर्ट के ओहेनी के नेतृत्व में नव उदारवादी स्थानवादियों द्वारा चुनौती दे दी गई थी। यानी कि जो हमारे कैथन वोल्टेज ने जो भी सिद्धांत थ्योरी दी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो हमारे स्कॉलर्स रॉबर्ट के ओहेन है, उन्होंने क्या किया था, तो नव उदारवादी के नेतृत्व में क्या था, तो स्थानवादियों के द्वारा इन्हें चुनौती दे दी गई थी। मतलब इन्होंने जो हमारे रॉबर्ट के ओहेन थे, उन्होंने क्या किया, तो जो हमारा कैथन वोल्टेज है, तो उनके सिद्धांत की क्या कही थी, तो उन्होंने उसका क्रिटिसाइज करके उसे गलत ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने उनके सिद्धांत को चुनौती दी कि आपका ये सिद्धांत काफ़ी हद तक क्या है, तो गलत साबित हो सकता है। तो उन्होंने फिर आगे क्या है कि जो वेल्टस है, वेल्टस कुछ मौलिक तरीकों से क्या है, शक्ति शास्त्रीय यथार्थवाद से भिन्न है। यानी कि जो वो हमारे कैथन वोल्टेज है, उनके अनुसार जो नव यथार्थवाद की जो सिद्धांत दिया गया है, वो क्या है, मौलिक तरीके से अगर हम देखें तो क्या है कि जो हमारे शास्त्रीय यथार्थवाद है उससे कुछ
अलग देखने को मिलता है। जैसे कि जो मानव का स्वभाव है वो किस पे, उस मानव का जो मानव स्वभाव पर कोई चर्चा नहीं की गई है। जिस तरीके से क्या है मार्गेंथू के द्वारा क्या किया गया है, तो जो यथार्थवाद में क्या है कि उनके द्वारा कहा गया है कि जो मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थी होता है, वो क्या है तो वो नेचर से ही होता है, यानी कि मानव का स्वभाव ही हमेशा क्या है तो स्वार्थी होता है। लेकिन जबकि क्या है तो वोल्टेज की जो विचारधारा थी नव यथार्थवाद, तो उसमें मानव स्वभाव पर कोई भी बात नहीं की गई है। जैसे कि जैक्सन और सोरेन ने लिखा था कि जो फोकस सिस्टम की जो संरचना पर है वो ना कि उनकी मनुष्य पर जो वो सिस्टम बनाते हैं, यानी कि जिस तरीके से क्या है जैक्सन और जो सोरेन ने लिखा था कि जो फोकस सिस्टम है उसमें क्या है संरचना पर, यानी कि वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा किस पे रहता है कि वो हमेशा रहता है किस पर, फोकस सिस्टम की संरचना पर रहता है, ना कि मनुष्य पर जो वह सिस्टम बनाते हैं या सिस्टम को संचालित करते हैं। राज्य, नेता, व्यवस्था और उनके नियमता तर्क के क्या है तो कैदी हैं, जो यह तय करते हैं कि उन्हें अपनी स्वदेशी नीति के संचालन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ये जो अंतर है वो हमें कैथिन यानी कि कैथन वेल्टस के नव यथार्थवाद के सिद्धांत में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, जो कि क्या करता है एक मौलिक रूप से यथार्थवाद को इससे अलग करता है, यानी कि इससे विभिन्न करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कैथेंस के अनुसार नव यथार्थवाद की थ्योरी को समझा। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो थॉमस सेलिंग है उनके अनुसार जो हमारा स्टैटिक रिलीजन वो स्टैटिक रिलीजन है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से जो डिस्कशन चल रहा है आपको आज का क्लासेस का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।